तो दोस्तों 2023 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का प्रोविजनल स्क्वाड सामने आ चुका है, जो कि 90% श्योर है कि यही स्क्वाड फाइनल रहेगा। अब कहते हैं कि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, माना थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, लेकिन अगर आप सबसे बेस्ट ऑप्शन होने के बावजूद भी अपने सबसे वर्स्ट पर दांव खेल दें तो ये चीज चुभती तो है। ऐसा ही कुछ हमारे चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने किया अनफिट केएल राहुल की बेतुकी सिलेक्शन से। पर सवाल सिर्फ आज के ब्लंडर्स का नहीं है, ये शौकर्स 2 दशक से ही चलते आ रहे हैं। हाँ, ये सच है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, और जब जब इंडियन टीम ने ब्लंडर्स किए हम होके बल गिरे। कैसे, आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो ब्लंडर्स के इस सिलसिले की शुरुआत कुछ यूं हुई। बात है 2002 दिसंबर की। वर्ल्ड कप सिर पर था। भारतीय टीम न्यूजीलैंड 7 ओडीआई की सीरीज खेलने गई थी, जहां वैसे तो हमारा हर बैट्समैन फेल हुआ था, लेकिन मैनेजमेंट को वीवीएस लक्ष्मण से ही कुछ अजीब फ्रस्ट्रेशन थी। भले ही 50 ओडीआई में उस वक्त उनका एवरेज सिर्फ 27.55 का था, लेकिन जब आपका कप्तान सौरव गांगुली हो तो आप कम से कम लक्ष्मण के कैलिबर वाले बैट्समैन की बैकिंग की उम्मीद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, और उनके ऊपर एक ऐसे प्लेयर को मौका मिला जिसका न्यूजीलैंड सीरीज तक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। दिनेश मोंगिया को एक ऑलराउंडर होने की वजह से लक्ष्मण के ऊपर तरजीह दी गई। अब यहाँ एक बात समझ नहीं आई कि अगर आपको लक्ष्मण को अपनी स्कीम में रखना ही नहीं था तो उन्हें इतने मैच खिलाए ही क्यों, और अगर मोंगिया आपकी स्कीम में थे तो सीधा वर्ल्ड कप में एंट्री का कोई सेंस समझ में नहीं आया। इतने शॉर्ट नोटिस पर जो उनकी टीम में एंट्री हुई उसका रिजल्ट ये निकला कि ना ही उनसे बैटिंग ढंग से हुई, ना ही बॉलिंग, और उन फाइनल भी हार गए। वहाँ भी ना उन्हें कोई विकेट मिला, ना बल्ले से कोई सक्सेस। अब मिस्टेक था, भुगतान तो करना ही था। अब इससे दोनों प्लेयर्स को नुकसान हुआ। लक्ष्मण को तो आपने भरोसा दिया ही नहीं, वो तो लगभग गिव अप कर चुके थे, और इतने प्रेशर में मोंगिया भी कोई कमाल नहीं कर पाए। अब समय बीता, साल बदला, 2007 वर्ल्ड कप आया, कप्तान बदला। अब टीम की कमान राहुल द्रविड़ के हाथों में थी। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट्स और खुराफात द्रविड़ करते आए हैं वो ज्यादा नोटिस होते हैं, क्योंकि भी सोशल मीडिया पर बड़ी अवेयरनेस है। लेकिन उस वक्त ये सब नहीं था, इसलिए उनके अनेकों फेलियर छुप गए। दरअसल द्रविड़ कप्तान के रूप में भी टीम का सत्यानाश कर रहे थे। उसमें भारत हर बार किसी नए ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरता। कभी गंभीर सहवाग, कभी गंभीर इरफान, कभी सचिन सहवाग, कभी गांगुली सचिन, कभी गांगुली सहवाग, तो कभी सचिन गंभीर। उस वक्त गंभीर अच्छा खेल रहे थे और वर्ल्ड कप से ठीक पहले सीरीज तक ओपन भी कर रहे थे, लेकिन एकदम से टीम से उनका पत्ता साफ कर दिया गया और एक बेहद ही नए नवेले रविंद्र थप्पा को बेमतलब में ही ओपनर बनाकर वर्ल्ड कप में भेज दिया गया। ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई गेम टाइम, लेकिन वर्ल्ड कप के हर मैच में भी हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदला। सचिन तेंदुलकर नंबर 6 पर बैटिंग करने आए, क्या आप मानेंगे, और सहवाग नंबर 3 पर। कभी वो थप्पा ओपन करते तो कभी मिडिल ऑर्डर में जाते। सीनियर जूनियर किसी का कोई नंबर फिक्स नहीं था, और इतने बेतुकी ब्रांडलेस कप्तानी के बाद कोई जीत कैसे सकता था। बांग्लादेश और श्रीलंका से मारे और सीधा वर्ल्ड कप से आउट। इसके बाद रविंद्र थप्पा एकदम टीम से गायब हो जाते हैं, और फिर बिना मतलब के ड्रॉप हुए गंभीर की वापसी होती है। वो भी आते ही शतक जड़ देते हैं। जो कोई कप्तानी में द्रविड़ के शौक कम पूरे पड़ गए थे, आगे उन्हें कोच बनाकर के पूरे किए गए। इसके बाद अगला ब्लंडर होता है 2019 के वर्ल्ड कप में, जब हमारे पास एक अच्छा खासा नंबर 4 का बैट्समैन अंबाती रायडू तैयार था, लेकिन एमएसके प्रसाद ने सिर्फ एक गलत स्टेप लेकर बेड़ा गर्क कर दिया, जब उन्होंने महज चंद मैच खेलने वाले विजय शंकर को उनके ऑलराउंडर होने की वजह से सिलेक्ट किया। चलो ये तो समझ में आया कि विजय का सिलेक्शन क्यों किया, माना कुछ आप एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे थे। लेकिन जब शेखर चोटिल हुए, आपने ओपन तो राहुल से ही कराना था, लेकिन तब ऋषभ पंत को क्यों चुना गया? हद तो तब हो गई जब विजय बीच वर्ल्ड कप में चोटिल हो गए। उनकी जगह किसी ऑलराउंडर को नहीं, बल्कि मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया, जिसने कभी ओडीआई में डेब्यू नहीं किया था। अब ब्लंडर्स की भी हद होती है। अब रायडू का क्या कसूर था? मतलब आप एक अनकैप्ड ओपनर को एक ऑलराउंडर की जगह लेके अपने मेन प्लेयर के साथ ही सलूक कर हम जीतना वैसे भी डिजर्व नहीं करते थे, हारना तो था ही, और बस एक अच्छा नंबर 4 ना होने की वजह से टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के आगे धराशायी होगी। लेकिन अल्टीमेट विजय शंकर के सिलेक्शन से आपने 2 प्लेयर्स का करियर खत्म कर दिया, क्योंकि अब ना ही रायडू को कोई चांस मिला, ना ही कभी विजय को भी वो बैटिंग मिली। विराट की कप्तानी में ये कोई पहला ब्लंडर नहीं था और ना ही आखिरी। 2021 के WTC फाइनल में जब केएल अच्छे फॉर्म में थे तब उन्हें नहीं खिलाया गया। मौका दिया बिया दी यंग, शुभमन गिल को, जिन्होंने पूरा मैच खराब कर दिया। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए और हम न्यूजीलैंड के हाथों हार गए। यही नहीं, 2021 T20 वर्ल्ड कप में जब टीम चुनी गई तो बैट्समैन, बॉलर सारे स्लॉट फुल थे। सब ये बात जानते थे कि हार्दिक बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले जो उनकी बैक की सर्जरी हुई थी वो उससे अभी तक उभर नहीं पाए, और अभी भी फुली फिट नहीं थे। बैटिंग में भी अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। फील्डिंग में भी ठीक ठाक ही थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया गया, और पाकिस्तान के खिलाफ पहली मैच में वो कुछ कमाल नहीं कर पाए। न बैटिंग की, न बॉलिंग की, और आगे मैचों में जब बॉलिंग की तो विकेटलेस तो रहे ही, साथ ही खूब रन पिटवाए। अगर आपको स्पेशल बैट्समैन ही खिलाना था तो श्रेयस थे ना बैकअप में, और 2 ऑलराउंडर शार्दुल और दीपक चाहर भी मौजूद थे। सबसे बेस्ट उस वक्त अपनी पीक पर चल रहे वेंकटेश अय्यर भी थे, लेकिन नहीं, हमें तो उन्हें नेट बॉलर ही रखना था। और तो और सबसे बड़ा शौकर रहा था 4.5 साल से व्हाइट बॉल क्रिकेट से बाहर रहे अश्विन का एकदम से टीम में नाम। उन्हें खिलाया भी तब गया जब हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। लेकिन हमारे सबसे सफल और प्रमुख गेंदबाज लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल को बिल्कुल ही बेतुके ढंग से टीम से बाहर रखा गया, जब वो काफी अच्छा खेल रहे थे। उनकी जगह जस्ट अभी डेब्यू करने वाले वरुण चक्रवर्ती और बेहद ही युवा
इनएक्सपीरियंस राहुल चहर को टीम में चुना गया। वरुण किफायती तो थे पर उन्हें कोई विकेट न मिले। वही राहुल को तो सिर्फ एक ही मैच मिला था, जिसके बाद इन बेचारों का करियर बुरी तरह खत्म। कभी दोबारा इंडियन टीम में जगह नहीं दी गई। ऐसी भारी गलतियां करने वाली ग्रुप स्टेज में ही हारना डिजर्व करती है, और कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मेन मैच हारकर भले ही हमने छोटी मोटी टीमों को खूब कूटा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और हमारा वर्ल्ड कप यही खत्म हो गया। खैर, ये वर्ल्ड कप निकल गया, जो हुआ सो हुआ। अब उम्मीद ये थी कि कम से कम अब तो रोहित और द्रविड़ की ये जोड़ी कोई गलती नहीं करेगी, लेकिन नहीं, ब्लंडर्स करना तो हमारी आदत सी हो गई है। और अब आया 2022 T20 वर्ल्ड कप। सबसे पहले एशिया कप हुआ था, जब बुमराह को बैक इंजरी हो गई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वो पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ जल्दबाजी की गई और एक ही मैच खेल उन्हें बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया और वो भी लंबे समय के लिए टीम से बाहर हो गए। यहाँ से वर्ल्ड कप खेल नहीं हो सका और उनके रिप्लेसमेंट चुना गया मोहम्मद शमी को, जो कि पिछले 1 साल से कोई T20 नहीं खेले थे। ऑप्शंस और भी गई थे, लेकिन टीम शमी की तरफ गई। अब जब इतने गैप के बाद बिना कोई मैच प्रैक्टिस के आपको बुलावा आ जाए, तो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में फेल होना तो जायज ही है, और यही हुआ। शमी सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने सुपर फ्लॉप रहे और हम शर्मनाक तरीके से मैच 10 विकेट से हारे। दुख इस बात का नहीं कि हम हार गए, बल्कि दुख इस बात का है कि हम दोबारा से पुरानी गलती दोहरा कर हारे। जब केएल राहुल फॉर्म में थे ही नहीं, बार बार मेडन ओवर खेल रहे थे, गंदी बैटिंग कर रहे थे, T20 में टेस्ट खेल रहे थे, तो साफ दिख रहा था कि वो अपने लिए खेल रहे हैं। फिर भी उन्हें टीम से बाहर नहीं किया गया। ऋषभ पंत से ओपनिंग नहीं कराई गई, जिसे आप 2 महीने पहले इंग्लैंड में ओपनर बनाकर ले गए थे। जब वे 4 पर बेस्ट थे तो उन्हें 4 पर नहीं रहने दिया। जब वे बेस्ट फिनिशिंग कर रहे थे तो उन्हें ओपनर बना दिया गया, और जब उनकी धाकड़ ओपनिंग की जरूरत थी तो उन्हें बाहर बिठा दिया गया। और जब डीके को फिनिशिंग का मौका देना था तो उनका करियर खत्म करके उन्हें भी अचानक से ड्रॉप कर दिया गया। चहल को पिछली बार स्क्वाड में नहीं लिया गया था, इस बार स्क्वाड में लिया गया, पर टीम ने खिलाया नहीं। और अश्विन को फिर आउट ऑफ नोवेयर टीम में ला दिया गया, पर बिना कोई मैच टाइम और खास बैकिंग के उनकी भी परफॉर्मेंस कहाँ आनी थी। दीपक हुड्डा जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, उन्हें भी इस वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलती है, लेकिन जिस नंबर पर उनका बेस्ट आया वो नंबर ही उन्हें नहीं मिला। एक ऐसा ऑलराउंडर बनाकर भेजा गया जिससे बॉल ही नहीं डलवाई। द्रविड़ तो सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के शौक को पूरा करने के लिए टीम में आए थे। उन्होंने बस इस टीम को बस से बदतर कर दिया और सेमीफाइनल में बटलर हिल्स के आगे हम 168 के स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके और 10 विकेट से हार कर बाहर हो गए। यहाँ से शॉर्ट नोटिस पर खिलाए अश्विन का व्हाइट बॉल करियर भी खत्म हो गया और चहल वर्ल्ड कप के बाद फिर नॉर्मल मैचों में खेले। हमने ये सब भी सह लिया और अपने कप्तान कोच को ये सोचकर माफ कर दिया कि चलो अब तो सुधर जाएंगे, लेकिन BCCI की पुरानी आदत है गलतियां बार बार दोहराने की। इस बार तो ब्लंडर्स की लाइन लग गई। 2023 वर्ल्ड कप की टीम आपने कल देख ली होगी, जिस वक्त रिकमांड भी वीडियो लेकर के आया था। युजवेंद्र चहल को किसी भी वर्ल्ड कप टीम में क्यों नहीं लिया जाता, ये मेरी समझ से परे है। मिस्टर ICC शिखर धवन को क्यों इतनी बेरहमी से बाहर कर दिया गया, तो ये भी समझ से परे है। कुछ ही खराब मैच तो आए थे उनके बल्ले से, बस इतना ही विश्वास था। अगर ऐसा ही है तो केएल इतना गंदा खेलकर भी इंडियन टीम में क्यों है। भुवनेश्वर की भी छुट्टी कर दी गई और WTC फाइनल के वक्त BCCI ने खुद ही ऐलान किया था कि जो प्लेयर फिट होगा सभी मैच खेलेगा, उसे वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलेगी। पहले तो एशिया कप की टीम अनाउंसमेंट डिले हुआ अनफिट केएल की वजह से, लेकिन जब मौका संजू सैमसन को मिलना चाहिए था, फिर स्क्वाड में केएल को चोट के बावजूद चुना गया। और तो और BCCI ने इस कदर अपनी ही बात जुटला दी, जो प्लेयर 6 महीने से ODI नहीं खेला, अभी तक भी फिट नहीं है, उसे ODI वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया है। ये बहुत गलत है। अब साफ बात है कि जब केएल लौटेंगे तो ईशान किशन बाहर बैठेंगे और जितना जबरदस्त उनका फॉर्म चल रहा है वो बाहर बैठने से बर्बाद हो जाएंगे। केएल तो वही छोटे छोटे सिपाहियों को मारेंगे, बड़े मैचों में फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन ये इंडियन टीम है, ऐसी गलतियां करना इस मैनेजमेंट की फितरत में है। वैसे चाहता तो नहीं था, पर जो ब्लंडर अब कर दिए गए हैं इस स्क्वाड में वो तो बोलना ही पड़ेगा। पर आखिर में सवाल यही है कि आखिर कब तक BCCI, आखिर कब तक आप ऐसे ही प्लेयर्स के करियर खत्म करते रहेंगे, आखिर कब तक ये गलतियां करते रहेंगे। गलती तो 1-2 बार की माफ होती है, पर ये क्राइम है। अब इस पर बात होनी ही चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।